लाइव लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोज गर्व अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे जल्दी से। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाला है हमारा बहुत दिनों से जिसका वेट था वो वाला टॉपिक, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्यों वेट था जी? क्योंकि पहले तो इंतजार था उस टॉपिक का खत्म होने का, एमएस वर्ड का, जो कि खत्म हो चुका है। और आज की क्लास में हम यहाँ पर अपने एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमएस एक्सेल। जितना अहम रोल आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में एमएस वर्ड का है, बिल्कुल वही रोल, उतना ही रोल हमारा किसका है यहाँ पर, एमएस एक्सेल का भी है। अगर मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो किसी भी शिफ्ट में, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, या वो आपका दिल्ली पुलिस एएचसीएम हो, या एडब्ल्यूओ टीपीओ हो, 4 से 5 सवाल आने की गुंजाइश यहाँ से हमेशा रहती है। अगर यहाँ से 3 या 4 आएंगे तो फिर एमएस वर्ड से ज़्यादा आएंगे, और अगर एमएस वर्ड से कम आएंगे तो फिर यहाँ से, यानी कि वर्ड और एक्सेल दोनों को मिलाकर 7-8 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने हैं आपके। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ, ये जो टॉपिक है ये एचसीएम वाले बच्चों के लिए और एडब्ल्यूओ टीपीओ वालों के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर वर्ड का वेटेज थोड़ा 19 था और एक्सेल का 21 था। जबकि कांस्टेबल में क्या होता है कि वर्ड का 21 होता है और कांस्टेबल का, वर्ड का आपका 21 होता है और कांस्टेबल इसका, आपका एचसीएम वगैरह इसका, एमएस एक्सेल का थोड़ा सा 19 होता है। कोई बात नहीं है, हम दोनों को इतनी गहराई से पढ़ करके चलेंगे कि चाहे तो आपसे वर्ड पूछ ले, चाहे एक्सेल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, किसी भी तरह से पूछ ले, तो आप देखोगे कि आप क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इन चीज़ों से। ठीक है, तो एक बार मुझे बता दो कि एमएस वर्ड की क्या आप सभी क्लासेस कर चुकी हैं? अगर आप में से कई दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने एमएस वर्ड की एक भी क्लास नहीं ली होगी, या एक आध ही क्लास ली होगी, और वो इस क्लास से जुड़ेंगे, या वो ये सोचेंगे कि हमने एमएस एक्सेल वर्ड नहीं पढ़ा, हम एमएस एक्सेल एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है तो मैं यहाँ से शुरू कर दूं। तो नहीं, आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है, आपको पहले अपना एमएस वर्ड का पूरा टॉपिक फिनिश कर लेना है, उसके बाद ही एमएस एक्सेल को आपको लेकर के आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है? क्योंकि एमएस वर्ड में कई सारी ऐसी चीज़ें थीं जो मैंने आपको बताई, जो हम यहाँ पर उन्हें स्किप करके चलेंगे। हम ऐसे करके चलेंगे कि ये चीज़ तो हम एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए मैं आपसे अगेन एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग आज की ही क्लास से जुड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि यहीं से कंटिन्यू कर लें, तो ऐसा मत करो। आप पहले पूरे के पूरी एमएस एक्सेल की 17 क्लासेस देखो, वर्ड की 17 क्लासेस देखो, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, आप सभी को क्या था कि जो टॉपिक्स फिनिश हो गए हैं उनका एक बार रिवीजन करा दो, उनकी एक बार प्रैक्टिस करा दो। तो आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्लास मैंने यहाँ पर लगाई है, और ये प्रैक्टिस क्लास है आपकी कब, संडे स्पेशल के नाम से है, 16 फरवरी 2025 शाम 4 बजे, यानी कि हमारी इसी टाइमिंग पर होगी, लेकिन परसों होगी। कल क्यों नहीं होगी? क्योंकि कल इस टाइम पर आपको क्या मिलेगा, कल इस टाइम पर आपको क्विज देखने के लिए मिलेगी, और वो क्विज उन्हीं टॉपिक से होगी जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें हम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और इन 100 क्वेश्चंस की सहायता से हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि एक कंप्लीट एमएस वर्ड जो आपका था उसे मैं यहाँ पर क्या करा सकूँ, आपका रिवीजन करा सकूँ इसके माध्यम से। इसमें हम यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन ईमेल के रखेंगे, 25 क्वेश्चंस ईमेल के मैं रखूंगा यहाँ पर, और 75 क्वेश्चंस तक मैं एमएस वर्ड के रखूंगा। हालांकि ये इतने इनफ नहीं है, लेकिन अभी पेपर थोड़ी ना है आपका जो आपको एक ही बार में 500 के 1000 क्वेश्चन करने वर्ड के। जब तक पेपर होगा तब तक मैं आपको सिर्फ एमएस वर्ड के 1000+ क्वेश्चन करा दूंगा। प्रैक्टिस सेट्स चलेंगे आपके, रिवीजन क्लासेस होंगी, मैराथन होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए जो अभी अभी आपने टॉपिक पढ़ा है वहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप कर पाते हो या नहीं कर पाते, उन सभी चीजों को लेकर के ये क्लास आपकी होगी 16 फरवरी को। तो आप सभी को ये क्लास जरूर देखनी है। क्लियर है यहाँ तक की बात? बताएंगे जल्दी से मुझे।
यहाँ तक कि सभी ये क्लास यूट्यूब पर होगी, एप्लीकेशन पर नहीं होगी। रोजगार विद अंकित जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पर डेमो हुए थे आपके, वहां पर आपकी ये क्लास होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब हम। ओके, इसके बाद देखो एक बहुत ही प्यारी बात आपके लिए लिखी है कि ईच न्यू डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ। यानी कि प्रत्येक नया दिन हमारे लिए एक अवसर होता है हमें अपने आप को क्या है इम्प्रूव करने का। कैसे? तो आप देखोगे कि आप रात को कितने भी थक जाओ, लेकिन जब आप सुबह सो करके उठते हो तो एक अलग लेवल की एनर्जी आपके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है ना। ये नेचुरली है। और आप देखो कि इसका अगर आप फायदा नहीं उठाते हैं, अगर आप सुबह जल्दी जल्दी उठ तो गए लेकिन आपने अपना सारा का सारा समय खराब कर दिया किसमें, फोन चलाने में, बातें करने में, तो आप देखोगे कि शाम आते आते आप फिर थक जाओगे और फिर आप सोचोगे चलो आज छोड़ देते हैं, कल पढ़ते हैं। कोई बात नहीं है, आप बस इतनी कोशिश करो कि अपना हर दिन आने वाले दिन से थोड़ा बेहतर करने की आप कोशिश करो। आप देखोगे कि आप बहुत जल्द बहुत कम समय में बहुत आगे निकल जाओगे। डेली अपना टारगेट बनाओ कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, इतनी इतनी देर पढ़नी है। आप देखोगे कि आप वो सभी चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे, कोई बात नहीं। अगर आपने जो आज टारगेट बनाया था वो टारगेट आज अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो कोशिश करो कि कल जो नया दिन आएगा उसमें वो कंप्लीट हो। आप देखो अभी आप में से जितने भी बच्चे हैं आप सभी के सभी 18 से 25-28 साल तक की एज के हैं। तो जो 25 से 27 तक के हैं, वो 25 से 26 हैं, उन्हें मैं बच्चे तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप सभी समझदार हो और आपको ये चीज़ पता है कि जो एनर्जी प्रकृति के द्वारा हमें दी जाती है वो 30 साल तक ही दी जाती है। 30 साल के बाद आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन होने लगती है। तो आप अपने आप को जितना आगे बढ़ाना चाहते हो, जितनी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो, उसमें इस एनर्जी की पूरी क्या कर दो, पूरी ताकत लगा दो अपनी। क्योंकि इसका क्या है, इसे व्यर्थ ही तो जा रही है। अगर आप पढ़ाई में नहीं लगा रहे, अगर आप अपने आप में इसे यूज नहीं कर रहे, तो पढ़े पढ़े ये खराब हो रही है, जबकि आप इसका यूज खुद को बहुत आगे ले जाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर क्लास को लेकर के, और हम यहाँ पर जानेंगे अब MS एक्सेल क्या होता है। ठीक है जी, तो एक बार सभी दोस्त जो भी किसी भी प्रकार का कमेंट कर रहे हैं तो आप क्या करें, प्लीज कमेंट करना बंद कर दें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहाँ पर शुरू हो रहा है, इसे अभी बहुत ध्यान से देख लें। ठीक है, चलो तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि MS एक्सेल जो है ये किस प्रकार, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। तो हम कहेंगे MS एक्सेल इज आ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिस तरह से MS वर्ड है ना, जिस तरह से हमारा MS वर्ड क्या था, जिस तरह से MS वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, ठीक उसी प्रकार से MS एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, जिस तरह से MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा था, वैसे ही MS एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक हिस्सा है। मैंने आपको जब MS वर्ड पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि जो MS वर्ड होता है वो माइक्रोसॉफ्ट पैकेज का हिस्सा है। और माइक्रोसॉफ्ट पैकेज लाइक जैसे एक चॉकलेट का डिब्बा होता है, कैडबरी का जो पैकेज आता है 100 रुपए का, 50 रुपए का, जिसके अंदर अलग अलग चॉकलेट्स होती हैं। एक डेयरी मिल्क हो गई, एक किटकैट हो गई, एक कोई और हो गई, एक कोई और हो गई। बिल्कुल उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है। तो इस पैकेज के अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था जिसे हम पढ़ चुके हैं, और अब एक आपके सामने यहाँ पर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। और ये भी उसी चॉकलेट की तरह ही है, जैसे उसमें चॉकलेट होती है दूसरी कंपनी की, ये दूसरा सॉफ्टवेयर है। कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अच्छा MS एक्सेल एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जैसे MS वर्ड जो था वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, यानी कि जिसमें आप शब्दों की प्रोसेसिंग, शब्दों का ज्यादा काम होता है, लिखने से संबंधित काम ज्यादा होता है। लेकिन MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, एक वर्कशीट प्रोग्राम होता है। अब स्प्रेडशीट या वर्कशीट क्या होती है, तो इसके अंदर हम क्या है, डेटा को सेव करके रखते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा होते हैं, एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन होती है, वो सभी चीजें हम इसी के अंदर रखते हैं। धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगी तो आप इन सभी चीजों को समझोगे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल स्प्रेडशीट, वर्कशीट और टेबल चार्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट स्प्रेडशीट, वर्कशीट एंड टेबल चार्ट ETC। ठीक है, तो यहां तक की बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार सभी दोस्त यस करके मुझे बताएंगे
हिंदी में लिखा कीजिए। भाई कहाँ से आए हैं आप मुझे ये बताओ मेरे दोस्त कि क्या ये हिंदी नहीं लिखी? अब मैं इसमें और क्या ऐसा कर दूं जो मैं इसे हिंदी में लिख दूं, है ना? तो सॉरी बट ऐसे कमेंट मत किया करो, शोभा नहीं देते तुम्हें, है ना? शोभा नहीं देते। एक अच्छे अच्छे लेवल की तैयारी आप कर रहे हो, कल को तुम कांस्टेबल में जाने के, एसटीएफ में जाने के सपने देख रहे हो, लेकिन बातें आपकी कैसी हैं, है ना? एटलीस्ट पुलिस वाले भी बनो तो ऐसे तो बनो कि पर्सनैलिटी से झलके कि तुम पुलिस वाले हो। ऐसे पुलिस वाले ना बन जाओ कि कोई तुम्हें सीरियस ही ना ले। तो भाई बात भी पुलिस वाली जैसी ही आपको करनी पड़ेगी, और वो चीज आपको अभी से अपने अंदर लानी है, ठीक है? यहां तक की चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे लिस्ट ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जिस तरह से मैंने आपको एमएस वर्ड की एक लिस्ट दी थी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मैंने एक लिस्ट दी थी कि कौन कौन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि जो काम एमएस वर्ड में किया जाता है वही काम एमएस वर्ड जैसे कुछ और अन्य ऐप होते हैं उनमें भी किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से एमएस एक्सेल में भी कुछ अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं जो एमएस एक्सेल के जैसा ही काम करते हैं। कैसे? तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जो जोट फॉर्म टेबल्स ये भी हमारा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एप्पल नंबर्स एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, गूगल सीट स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एथर काल्क, स्मार्ट सीट, सी टेबल, स्टैक बाई, लिब्रे ऑफिस काल्क, जोहो सीट, लोटस और क्विप, ये जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। किसके? ये सभी के सभी आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। अब बात आती है कि ये हमें याद कैसे होंगे। तो मैं फिर से कहूंगा कि आपको इन्हें याद नहीं करना, आपको इन्हें मात्र 2 से 3 बार पढ़ लेना है। 2 से 3 बार पढ़ने पर जब आपके सामने सवाल आएगा तो आप उसे बहुत ही प्यार से एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है? बहुत आसानी से आप इसे कर लोगे, इस चीज की चिंता आप बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है? एक्सेल किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। नंबर्स जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो किस कंपनी का है? वो एप्पल कंपनी का है। गूगल सीट्स गूगल कंपनी का है आपका, ठीक है? और जो काल्क है ये किस कंपनी का है? ये लिब्रे ऑफिस का यहाँ पर होता है। इतनी सी बात आपको यहाँ पर एक बार देख लेनी है, ठीक है जी? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इतिहास की बात कर लेते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के इतिहास की बात कर लेते हैं। तो सन 1979 में, है ना, 79 और 89 में अंतर होता है ना? कई बार गांव के बड़े बूढ़े यही पूछ लेते हैं, बड़ा होशियार बनना फिरता है, बता 67 68, सॉरी ऐसे पूछेंगे, बता 77 78 और नहीं, ऐसे कुछ पूछते हैं 77 78 79 में बता कौन सा बड़ा है ना? 77 ऐसे करके हाँ ऐसे ही कुछ पूछते हैं, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, है ना? तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये क्या है, 1979 है आपका। क्या है ये? आपका 1979 है। तो आप देखेंगे होता क्या है, दरअसल मैं चीजें भूल तब जाता हूं जब 56 प्रकार के कमेंट आपके मेरे आंखों के सामने चल रहे होते हैं। कोई कमेंट होता है अन का, कोई कमेंट होता है बन का, कोई कमेंट होता है सन का। अब ये अन बन सन के चक्कर में मेरे दिमाग में हौच पौच हो जाती है, और मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ और बोल कुछ और जाता हूँ। जैसे कि एक भाई ने बता दिया 77 78 69 में बता कौन सा बड़ा है, ठीक है? तो प्लीज ऐसा मत किया करो, कमेंट सिर्फ और सिर्फ काम के और सही किया करो। बाकी कमेंट्स के लिए तुम्हें टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आज़ादी दी है, वहां पे करो, मुझे कंफ्यूज मत करो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर देखेंगे। तो 1979 में जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इनकी शुरुआत जो हुई थी वो 1979 में डैन ब्रेकलिन एंड बॉब फ्रैंकस्टन ने पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विजी काल्क बनाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा था, सबसे पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा था, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे विजी काल्क था। कौन सा था? विजी काल्क। ये चीज मैंने अभी तक कभी नहीं पढ़ाई है, इसीलिए कहते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर हमने पहला वाला वर्जन ले रखा, हमने पहले वाली क्लासेस ले रखी हैं, क्या हम नई क्लास ले? बिल्कुल लो भाई। अगर मैं 10 बार क्लास पढ़ाऊंगा तो हर क्लास अलग मिलेगी, क्योंकि हर बार नई चीजें अपडेट होती हैं, हर बार नई चीजें, तभी तो भाई आपका पैसे लेने का फायदा है, अदरवाइज क्या ही फायदा होगा आपको? तो हर चीज आपको अपडेटेड मिलेगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहला जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वो 1979, वो 1979 में कौन सा था? विजी काल्क था, ठीक है? इसके बाद
माइक्रोसॉफ्ट ने पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम मल्टी प्लान लॉन्च किया था, लेकिन ये जो था ये लोटस 123 करके एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, उससे प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गया। माइक्रोसॉफ्ट ने जो सबसे पहले एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाया भी था तो उसका नाम मल्टी प्लान रखा था, ठीक है, लेकिन ये पीछे रह गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट दोबारा उठ खड़ा हुआ और उसने 1985 में एक ऐसा वर्जन बनाया कि उसके बाद फिर उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, है ना, कि बिल्कुल वैसे ही ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो इंतकाम दिखा दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने। और 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल का पहला वर्जन 1.0 को लॉन्च किया, और ये किस कंप्यूटर के लिए किया था, तो मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए किया। इसके बाद एक्सेल 2.0 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आया, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा और इसी की वजह से ये उठ गया। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं जो भी पूरी बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहले 1979 में पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम बना, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नहीं है, पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम बना जिसका नाम था विजिकाल्क। क्या था? जिसका नाम था विजिकाल्क। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम मल्टी प्लान नाम से बनाया, लेकिन ये लोटस 123 जो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम ही है, उससे क्या हो गया, उससे ये पीछे रह गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट दोबारा से खड़ा हुआ और उसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 1.0 पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसे हम यहां पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसका पहला वर्जन सन 1985 में आपका लॉन्च किया, लेकिन ये मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए था। और इसके बाद जो इसका दूसरा वर्जन आया एक्सेल 2.0 1987 में, ये माइक्रोसॉफ्ट ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था, जो विंडो आपके और हमारे कंप्यूटर में चलती है, तब से ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गया। एक बार बताएंगे, ये बातें आपको आ गई समझ में। अब हम आ जाते हैं कि एमएस एक्सेल का आखिर यूज क्या होता है, एमएस एक्सेल का आखिर हमारा प्रयोग क्या किया जाता है। तो आप देखेंगे कि एमएस एक्सेल का प्रयोग डेटाबेस तैयार करने में किया जाता है, ठीक है, डेटा को व्यवस्थित करने में किया जाता है, डेटा को स्टोर करने में किया जाता है, डेटा को एनालाइज करने में किया जाता है, डेटा एंट्री करने में किया जाता है, कैलकुलेशंस करने में किया जाता है, डेटा को ग्राफ के थ्रू दिखाने के लिए किया जाता है। यानी कि जितना भी डेटा से संबंधित काम होता है वो सभी का सभी हमारा एमएस एक्सेल में होगा। जैसे जैसे जब आप मान लो आप लोगों का रिजल्ट आएगा, ठीक है, जब आप लोग पेपर दे लोगे, पेपर देने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट नहीं, पेपर देने के बाद जब आंसर की आएगी, तो आप एक बात कहोगे कि सर हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, है ना। तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के लिए हमें आप लोगों से आपका डेटा चाहिए होगा कि आपका किसमें कितने नंबर आए हैं, है ना, किसमें कितने नंबर आपके आए हैं, ये डेटा हमें चाहिए होगा। तो डेटा होता क्या है, डेटा जानकारी होती है एक तरीके की, ठीक है। तो अब हमें डेटा चाहिए होगा आप लोगों से, तो आप देखेंगे कि कैसे गूगल फॉर्म हम आपसे भरवाएंगे, कौन सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए, तो वो सारी जानकारी हमारे पास एमएस एक्सेल में आएगी। फिर उस डेटा को पहले हमने स्टोर करवा लिया, फिर उस डेटा का मैं करता हूं एनालिसिस, है ना, अंकित सर के साथ मिलकर के हम इसका एनालिसिस करते हैं, और उस डेटा के एनालिसिस के आधार पर आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली जाती है। या अब मान लो हमारे यहाँ एक मॉक रनिंग ट्रायल हम कराने वाले हैं और उसमें हमें आप लोगों को बुलाना है, तो हम क्या करेंगे, आपको गूगल फॉर्म देंगे, उसमें हम आपका डेटा लेंगे, आपसे जानकारी लेंगे कि कुल कितने बच्चे हैं जो इसमें आने वाले हैं, है ना। तो वो जानकारी भी किसके द्वारा, तो इस प्रकार के जो डेटा होते हैं डेटा मैनेजमेंट वगैरह में हम यहाँ पर एमएस एक्सेल का प्रयोग कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यूजेस ऑफ एमएस एक्सेल, डेटा एंट्री को स्टोर, डेटा एंट्री करना और उसको भविष्य के लिए स्टोर करके रखना, है ना, कैलकुलेशन करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, रिपोर्ट्स को बढ़िया तरह से बनाने के लिए, कैलेंडर वगैरह बनाने के लिए, ये यहां पर हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। इस प्रकार की जो भी आपकी यहां पर रिपोर्ट्स होती हैं, उन्हें हम एमएस एक्सेल के थ्रू ही बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, वेरी गुड। ये भी इसके यूज ही हैं आपके डेटा एंट्री परफॉर्मिंग, जो बात वहीं लिखी थी वही बात आपकी यहां पर है।
अब वर्जन ऑफ एम एस एक्सेल की अगर मैं बात करूं कि एम एस एक्सेल के अभी तक कुल कितने वर्जन आ चुके हैं, कौन सा वर्जन कौन सा था, तो एक बार हम इस पर भी नजर मारेंगे, है ना। एक बार हम इस पर भी नजर मारेंगे और हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पहला वर्जन है हमारा वो कब लॉन्च हुआ। तो मैंने अभी अभी आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला वर्जन 1985 में हुआ, जबकि एम एस वर्ड का पहला वर्जन किस वर्ष लॉन्च हुआ था, आप मुझे बताएंगे। एम एस वर्ड का पहला वर्जन किस वर्ष लॉन्च हुआ था, तो वो 1983 में हुआ था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पहला वर्जन 1.0 है ये 1985 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसके बाद के जो वर्जन है उन्हें आपको स्किप कर देना है, क्योंकि ऐसे कितने वर्जन याद रखोगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वर्जन मैं आपको बता रहा हूं। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन 11 कब आया, 2003 में आया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन 12 कब आया, 2007 में आया। और जब ये 2007 वाला वर्जन आया तो एमएस एक्सेल में कुछ बड़े बदलाव देखने के लिए मिले, है ना। कुछ बड़े बदलाव देखने के लिए मिले, जैसे कि एक्सटेंशन नेम जो था वो अब बदल गया, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो और कॉलम की संख्या भी बदल गई। पहले वाले 2003 वाले वर्जन में नंबर ऑफ रो कम होते थे और अब क्या है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ गए। कितने बढ़ गए, किस तरह से बढ़ गए, वो हम अभी आगे की क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 14वां वर्जन आपका कौन सा है, 2010 में आपका आया। अब कई बार आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है, बताओ एमएस एक्सेल का वो कौन सा वर्जन है जो कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। तो आप कह देंगे कि एमएस एक्सेल का वो 13वां वर्जन है जो कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। क्योंकि जिस प्रकार हम लोग कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लो कोई हमें क्या दे रहा है, मान लो काजू कतली बटने आई, ठीक है, काजू कतली बटने आई तो किसी ने एक दे दी है, हमने उसे खा ली। अब हमने उसे कही भाई एक और दे दे, उसने एक और दे दी, हमने वो भी खा ली। फिर हमने कही भैया ना एक और दे दे, उसने एक और दे दी। अब हम उससे कह रहे हैं यार ये तो 3 हो गई और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, अब एक और दे। तो वो कहेगा मैं क्यों दूं, तू मुझे वापस कर दे, 2 ही ले ले। नहीं, उसकी तो हम मुट्ठी बांध लेते हैं, नहीं ये नहीं जाएगी, अब मेरा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा, एक और चाहिए। तो ऐसे जुगाड़ बना के हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम 3 तिगाड़ा को क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं, वैसे ही भैया अंग्रेजों ने क्या सोचा कि 13 नंबर क्या होता है, अशुभ होता है, इसलिए उन्होंने 13 को अशुभ मान करके 13वां वर्जन ही लॉन्च नहीं किया और 12 के बाद डायरेक्ट 14वां वर्जन लॉन्च कर दिया। तो एक बार ऐसा सवाल आपसे पूछा गया था, है ना, एक बार ऐसा सवाल आपसे पूछा गया था कि बताओ एमएस एक्सेल का वो कौन सा वर्जन है जो कभी लॉन्च ही नहीं हुआ, तो हम कहेंगे वो 13वां वर्जन है जो कभी लॉन्च नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद एमएस एक्सेल का 15वां वर्जन कौन सा है आपका, तो हम कहेंगे सन 2013, है ना, सन 2013। एमएस एक्सेल का जो 2016 वर्जन है, एमएस एक्सेल 2016, वो 16वां वर्जन था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन 17 नंबर वा वर्जन 2019, हम कहते हैं ना एमएस एक्सेल 2019 वो 17वां वर्जन है। एमएस एक्सेल 2021 वो 18वां वर्जन है। और जो सबसे लेटेस्ट है आपका एमएस एक्सेल 2024, वो हमारा 19वां वर्जन है। वो हमारा कौन सा वर्जन है, 19वां वर्जन है। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि बताएं जो 2000 एमएस एक्सेल 2024वां वर्जन है ये कौन से नंबर का है, तो ये हमारा 19वें नंबर का वर्जन है। क्या सभी याद करने हैं, अगेन मैं कहूंगा नहीं याद करने, बस 1 से 2 बार देख लेने हैं। ऑप्शन के माध्यम से आप इन्हें अपने आप एलिमिनेट कर पाओगे। और कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे नहीं एलिमिनेट करते, तो आप देखोगे किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। तो आप देखोगे कि परसों जब आपकी क्लास होगी ना, उस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एलिमिनेट करके आप हर एक सवाल को सही कर पा रहे होगे। बस आप इतना काम करके आना कि आप रिवाइज करके आना सभी चीज़ों को, है ना, पूरा चैप्टर आप एक बार रिवाइज जरूर करके आइएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस एक्सेल। जिस प्रकार से मैंने आपको एमएस वर्ड के एक्सटेंशन नेम लास्ट में बताए थे कल, है ना, जिस प्रकार से मैंने आपको एमएस वर्ड के एक्सटेंशन नेम लास्ट में बताए थे, वैसे ही हम यहाँ पर एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम शुरुआत में जान लेते हैं। अब आपके मन में एक बात आएगी, सर एक्सटेंशन नेम होता क्या है।
तो एक्सटेंशन नेम हमें हमारी फाइल की पहचान कराता है कि ये कौन सी फाइल है आपकी, है ना, किस टाइप की फाइल है। जैसे अगर मैं कहूं, जैसे कैटेगरी होती है लोगों की, है ना, अलग अलग कैटेगरी होती है, तो उनका सरनेम उनके पीछे लगा होता है, तो उस सरनेम से पता चल जाता है कैटेगरी। बिल्कुल वैसे ही अगर किसी फाइल का जो एक्सटेंशन नेम है डॉट एक्सएल एस एक्स है, मतलब ये एक्सेल की फाइल है, ठीक है, पहचान हो गई फाइल की। डॉट डीओसीएक्स है, मतलब एमएस वर्ड की फाइल है। डॉट MP3 है, मतलब ये MP3 ऑडियो सॉन्ग है। ये डॉट MP4 लिखा हुआ है, मतलब ये वीडियो है आपकी। तो इसलिए ठीक है, तो देखेंगे हम यहां पर, अगर MS एक्सेल 2003 या इससे पहले के वर्जन पूछे, जैसे कि 2000, MS एक्सेल 2000, MS एक्सेल 1997 या ETC, तो हम कहेंगे इसका एक्सटेंशन डॉट XLS होता है। क्या होता है? तो हम कहेंगे इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट XLS होता है। लेकिन सन 2007 में जो बदलाव हुए, है ना, सन 2007 में जो आपके बदलाव हुए, उन बदलाव से क्या हुआ कि MS एक्सेल 365 हो, चाहे 2007 हो, चाहे 2010 हो, चाहे 2013 हो, चाहे 2016, 2019, 2021, 2024, प्रेजेंट कोई सा भी हो, अब जो इसका एक्सटेंशन नेम है वो क्या हो गया? वो डॉट एक्सएल एस एक्स हो गया। सिंपली आपसे पूछ लेगा, बताओ MS एक्सेल 2024 का एक्सटेंशन क्या है, तो हम कहेंगे डॉट एक्सएल एस एक्स है, डॉट एक्सएल एस एक्स है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, देखो नॉर्मली पूछा जाए MS एक्सेल स्प्रेडशीट का क्या होता है ना, तो हम क्या कहेंगे? तो हम डॉट एक्सएल कहेंगे। लेकिन अगर एक्सेल के साथ मैक्रो अनेबल लिखा हुआ आ जाए, MS माइक्रो अनेबल वर्कबुक लिखा आ जाए, तो डॉट एक्सएल एस एम होगा। अगर एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड एडन लिखा आ जाए, इसका एक्सटेंशन पूछे, तो डॉट XLAM होगा। और अगर एक्सेल मैक्रो टेम्पलेट आपसे पूछ ले, तो XLTM होगा। ये याद रखने होंगे। अब बात आती है कि ये सबके सब याद रखने होंगे, तो मैं कहूंगा नहीं, आप सिर्फ इन दोनों को याद रखो, XLSX को याद रखो। डॉट XLSX को आप याद रखोगे जब ये याद होगा। और दूसरी चीज दिमाग में ये रखो कि जो आपका क्या है, जो आपका, ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे कि जो यहां पर क्या है, अगर एक्सेल के अलावा भी कुछ और लिखा है मैक्रो अनेबल, तो समझ जाओ अब इसमें एम भी आएगा, यानी कि डॉट XLSM हो जाएगा। और अगर यहां पर टेम्परेट लिखा हुआ है, तो डॉट XLTM होगा। अगर एडन लिखा हुआ है, तो डॉट XLAM होगा। ठीक है, ये चीज अभी पहली पहली बार पढ़ रहे हो, तो हो सकता है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रही हो, लेकिन मेरा विश्वास मानिए, जब मैं आपके सामने सवाल दूंगा तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। साथ के साथ सवाल मैं इसलिए नहीं ला रहा क्योंकि साथ के साथ आंसर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को जब आप थोड़े लंबे समय तक याद रख सको, रिवीजन करके एक आध हफ्ते बाद जब आप सवाल को करो, तब भी अगर आप करवा रहे हो, तो आप सच्चे मायने में चीज़ों को सीखे होगे। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, इसीलिए अब हम यहाँ पर परसों की क्लास में MS वर्ड और MS वर्ड और आपके ईमेल वाले टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक? बताएंगे जल्दी से। तो एक्सटेंशन नेम आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि MS एक्सेल को स्टार्ट कैसे करें, MS एक्सेल को आरंभ कैसे करें। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें समझ में आ गई? एक बार मुझे जल्दी से कंफर्म कर देंगे, है ना, एक बार मुझे जल्दी से कंफर्म कर देंगे, क्या यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई, है ना? बिल्कुल, है ना, कुछ भी खतरनाक नहीं है, बहुत आसान है। जब आप क्वेश्चन के माध्यम से इसे देखोगे, तो आपका दिमाग, आपका दिल अपने आप उत्तर दे देगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एम एस एक्सेल को ओपन कैसे किया जाए, है ना। एम एस एक्सेल को क्या किया जाए, ओपन कैसे किया जाए। जो ये कमेंट अगर बार बार कॉपी पेस्ट करें तो उन्हें तुरंत ब्लॉक कर देना, ठीक है। चलो ठीक है भैया, आप जिसे भी कॉपी पेस्ट करना है अपना कमेंट आप बड़े प्यार से करो। आपको कोई बात समझाई जाती है, नहीं समझ आती, आपका जो भी डाउट है आप प्लीज 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 कॉलिंग टीम से क्लियर करें या टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भेजें। लाइव क्लास में आपको जवाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। सॉरी, है ना, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, दिल हाथ जोड़ करके सॉरी बोलता हूँ, लिख करके सॉरी बोलता हूँ, कहो तो घर पे आके सॉरी बोल दूँ, लेकिन संभव नहीं है कि मैं लाइव क्लास में सबको मना सकूं, सबकी बातों का जवाब दे सकूं, ठीक है भाई। तो प्लीज कोऑपरेट किया करें, इससे आप ही का नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम और बात करते हैं कि एमएस एक्सेल को ओपन कैसे किया जा सकता है। तो पहला माध्यम होता है रन कमांड के माध्यम से। जैसे एमएस वर्ड को हम रन कमांड के माध्यम से ओपन कर रहे थे, तो हम विंडो प्लस आर बटन दबाकर एक कमांड देते थे विन वर्ड। कौन सी कमांड देते थे, विन वर्ड कमांड देते थे। लेकिन विन वर्ड से तो एमएस वर्ड खुल गया, एमएस एक्सेल को खोलने के लिए हम कौन सी कमांड देंगे, तो इसके लिए हमें सिंपली एक्सेल लिख देना होता है। क्या लिख देना होता है, इसके लिए हमें सिंपली यहां पर एक्सेल लिख देना होता है और एंटर बटन दबाने से हमारा एमएस वर्ड खुल जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखेंगे स्टार्ट बटन का क्या काम है। स्टार्ट बटन पर जाओ, ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाओ और एक्सेल में जाकर के आप इसे ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने अपने टास्क बार में, या फिर अगर आपने टास्क बार में इसे आपने पिन कर रखा है तो वहां से भी खोल सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। सर्च बार जो होता है, सर्च करके, है ना, सर्च बार में एक्सेल लिखो और एंटर बटन दबा दो तो आप देखोगे तो भी आपका एक्सेल खुल गया। तो ये एक्सेल को खोलने के कुछ क्या होते हैं, तरीके होते हैं, ठीक है। वेरी गुड, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब जब मान लो एमएस एक्सेल हमने ओपन किया, क्या किया, जब हमने यहाँ पर एमएस एक्सेल को ओपन किया तो देखो कैसे कर रहा हूं मैं। स्टार्ट मेन्यू पर गए और यहाँ पर हमें एक्सेल को ढूंढेंगे कहाँ है, ये क्या, हमने इस पर क्लिक किया तो एमएस एक्सेल आपके सामने खुल गया। ये जो चीज आपके सामने खुली है ये क्या है, ये हमारा एमएस एक्सेल है ना। ये क्या है हमारा, ये हमारा एमएस एक्सेल होता है। अगर अभी नहीं दिखाई दे रहा तो अब दिखाई देगा। चलो अब दिखाई दे रहा है, यस और नो, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर हैं, आप सभी को बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एमएस एक्सेल है। अब आप इस एमएस एक्सेल में देखोगे, अब आप इस एमएस एक्सेल में देखोगे कि सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। जैसे एमएस वर्ड में था बिल्कुल उसी तरह से, जैसे एमएस वर्ड में था बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। जैसे एमएस वर्ड में था बिल्कुल उसी तरह से सबसे ऊपर की पट्टी को हम क्या कहते हैं, सबसे ऊपर की पट्टी को हम टाइटल बार कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, तो सबसे ऊपर की पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं। एमएस एक्सेल में सबसे ऊपर की पट्टी क्या कहलाएगी, टाइटल बार। टाइटल बार के ठीक नीचे आप देखोगे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, ये क्या है, ये हमारा मेन्यू बार है। कौन सा है, ये हमारा मेन्यू बार होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इस मेन्यू बार के नीचे जब आप देखोगे तो आपको रिबन मिलेगी। अब क्या ये सब वही बातें नहीं है जो मैंने आपको एमएस वर्ड में बताई थी, बिल्कुल ये सब वही बातें हैं जो हम आपको एमएस वर्ड में बता चुके हैं, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद कुछ चीजें आती हैं नई। जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा A1 लिखा है, एक बॉक्स बना है और उसमें A1 लगा लिखा है, सीन 2 लगा दीजिए, है ना। आप देखेंगे दिखाई दे रहा है आप सभी को कि यहां पर लेफ्ट साइड में एक बॉक्स बना है और A1 लिखा है। तो ये क्या होता है, ये नेम बॉक्स होता है। अब ये नेम बॉक्स कौन सी नई बीमारी है तो अभी आगे समझेंगे हम, ठीक है। ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये नेम बॉक्स है, ओके। इसके बाद आप देखोगे इस नेम बॉक्स के ठीक बगल में आपको यहां पर
एक और ऐसे पट्टी दिखाई दे रही होगी, एक लाइन दिखाई दे रही होगी, इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। ये जो आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है ऐसे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे फॉर्मूला बार कहाँ मौजूद होता है, आप कहोगे रिबन के ठीक नीचे मौजूद होता है। कहाँ पर? आप कहोगे कि रिबन के ठीक नीचे फॉर्मूला बार हमारा मौजूद होता है। ठीक है भाई, चलें। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर आपको ए बी सी डी दिखाई दे रही होगी, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके चलता ही रहेगा सिस्टम। तो ये कॉलम होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे कॉलम होते हैं। ठीक है। इसके बाद आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखाई देगा। ये क्या होती हैं? ये हमारी रो होती हैं। ये क्या होती हैं? ये हमारी रो होती हैं। और इन रो और कॉलम के मिलने से चौकोर जो बॉक्स बन रहे हैं, ये सेल कहलाते हैं। मैं सभी चीजें रिपीट करूंगा, परेशान ना हो, दोबारा से देखेंगे। ये सेल है, मतलब देखो, ये जो है, ये लंबाई में जो है ये कॉलम है। ये जो ए है, ये ए एक पूरा कॉलम है नीचे तक। ये जो एक है, ये हमारी रो है। ये क्या है? ये रो है। अब एक कॉलम और एक रो के मिलने से यहां पर क्या बना? एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बॉक्स को हम सेल कहते हैं। अब एक बार थ्योरी के फॉर्म में समझ लो इन्हीं चीजों को। तो देखो, पहले तो यहाँ पे फोटो के माध्यम से समझ लेंगे। जो चीजें मैंने वहां पर आपको एमएस एक्सेल ओपन करके दिखाई, बिल्कुल उसी तरह से। कैसे? वेरी गुड। तो आप यहां पर देखेंगे कि एमएस एक्सेल में सबसे ऊपर की पट्टी को हम क्या कहते हैं? तो एमएस एक्सेल में जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम टाइटल बार कहते हैं। इस टाइटल बार के ठीक बाईं ओर क्या मौजूद होगा? तो बताओ, एमएस वर्ड के टाइटल बार के बाईं ओर में क्या मौजूद होता है? तो आप कहोगे कि भैया यहां पर हमारा क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद होता है। अब अगर आप कहें कि मैं क्विक एक्सेस टूल बार को हिंदी में बताऊं, तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पेपर में हिंदी में नहीं आएगा। जो लोग कह रहे हैं कि फॉर्मूला बार को हिंदी में बताओ, नहीं बताया जा सकता। आपको समझ में आए या नहीं आए, बट भाई हिंदी में जब पूछा ही नहीं जाएगा, तो मैं हिंदी में क्यों बताऊं, क्यों बताकर आपका कंफ्यूजन बढ़ाऊं। आप समझदार हैं, आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इतना दिमाग में आपको लाना पड़ेगा कि जो चीजें जिस तरह से पूछी जाती हैं, आपको उसी तरह से पढ़नी पड़ेंगी, है ना। फिर चाहे आपको कम समझ में आए, चाहे आपको दोबारा पढ़ना पड़े, या कैसे भी, वो फिर आपको देखना होगा थोड़ा सा, है ना। लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा। मैं आपको बहलाने के लिए, मैं आपको फुसलाने के लिए हिंदी उसकी बता दूं और वो आपके पेपर में ना आए, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है भाई। मैं आपकी जो भी काम करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए करूंगा। चाहे वो आपको समझ में उस टाइम नहीं आए, लेकिन बाद में जरूर आएगी। जो लोग इस बात से गुस्सा हो जा रहे हैं कि सर आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे या नहीं पढ़ोगे, हमने बैच लिया, हमने तो भैया आपको 4-5 करोड़ रुपए दे दिए, और आप क्या है, आप हमारा कमेंट ही नहीं पढ़ रहे, तो भाई नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि वो उसमें आपकी भलाई नहीं है। आपकी भलाई क्लास को ध्यान से करके लेने में है। ठीक है। सर मेरी उम्र 17 साल है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ। भाई गूगल है तुम्हारे पास, तुम उन चीज़ों को तो तुरंत सर्च कर लेते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो तुम्हारी काम की चीज़ें हैं वो तुम पे सर्च नहीं हो रही हैं, है ना। उसके लिए तुम्हें एक स्पेशली टीचर फ़ोन करके तुम्हें बताए कि भैया हाँ क्या क्या समस्या है, ये समस्या ऐसे ऐसे, तो वो संभव नहीं है बाबू, ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। प्लीज़, मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन ये सच है। तो प्लीज़ इन्हें जितनी जल्दी समझ जाओगे अच्छा है, नहीं समझोगे कोई बात नहीं, सीट जितनी भी आएंगी वो सब भरी जाएंगी, खाली कोई नहीं जाएगी, है ना। तुम ये सोचोगे तुम नहीं पढ़ोगे तो सीट खाली चली जाएगी, नहीं, सीट भरी जाएगी, परेशान आप बिल्कुल ना हो, है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ऊपर टाइटल बार, टाइटल बार के ठीक नीचे क्या है आपका? टाइटल बार के ठीक नीचे हमारा मेन्यू बार मौजूद होता है, जैसे एमएस वर्ड में था, ठीक उसी प्रकार से, है ना, ठीक उसी प्रकार से। आगे बढ़ेंगे, चलो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, है ना, इसके ठीक नीचे हमारा मेन्यू बार के ठीक नीचे क्या होती है? रिबन होती है।
ठीक है जी, एमएस वर्ड में भी रिबन थी। अब जो नई चीज है वो ये है कि इस रिबन में यहाँ पर आपको नेम बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? ये एक नेम बॉक्स होता है। अब नेम बॉक्स का काम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आप लोकेशन समझ लो यहाँ पे कि ये जो लिखा हुआ है ये नेम बॉक्स है, ठीक है। इसके बाद जो ये एक पट्टी आपकी है ये फॉर्मूला बार है। ये क्या है? ये पट्टी आपकी फॉर्मूला बार होती है, फॉर्मूला बार होती है, ठीक है। ये जो है हमारी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 7 करके ये रो इंडिकेटर्स हैं, यानी कि ये रो हैं हमारी, ये रो की संख्या बताती हैं। और जो ये ABCD करके हैं ये हमारे कॉलम हेडर हैं। ये क्या है? ये हमारी कॉलम की हेडिंग से हैं, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार देखने के लिए मिलता है, नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और इसे वर्टिकल स्क्रॉल बार देखने के लिए मिलता है। इन्हीं सब चीज़ों को जो आपको बोर्ड PDF में देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप इसे देख सकते हो कि कौन सी चीज़ को क्या कहा जाता है। वो यहाँ पर बखूबी दर्शाया गया है कि जो सबसे नीचे की पट्टी होती है इसे स्टेटस बार कहते हैं, जैसे MS वर्ड में कहते थे। और इस स्टेटस बार के दाईं ओर क्या मौजूद होगा? दाईं ओर आपका जूम मौजूद होगा और व्यू स्लाइडर मौजूद हमारा यहाँ पर होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये उन्हीं चीज़ों की क्या है, ये आपके कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, वही सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होंगी। तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर दो, यहाँ तक की बात समझ में आई, यस और नो? नहीं आई है तो मुझे बता देंगे, मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, आपको दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। क्विज बाद में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो। कहाँ होगी क्विज? एप्लीकेशन में होगी, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बताएंगे जल्दी से। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त कमेंट नीचे करिए। सभी दोस्त मुझे जल्दी से बता दो कि जो भी बातें मैंने आपको अभी तक बताई वो समझ में आ गई, है ना। बहुत बढ़िया। तो लगभग लगभग 99% कमेंट आ रहे हैं कि हाँ जी आ गई हैं। बाकी धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। पहला दिन है आज। देखो, जब आपने पहले दिन MS वर्ड पढ़ा था तो क्या आपको MS वर्ड समझ में आया था? नहीं आया। लेकिन जैसे ही 3 4 दिन उसके साथ हुए तो आपने देखा कि MS वर्ड तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ख़त्म होते होते इतने अच्छे से ख़त्म हुआ कि आपका मन भी नहीं कर रहा था MS वर्ड को ख़त्म करने का, ठीक है। वैसे ही आज MS एक्सेल का हमारा थोड़ा सा पहला दिन है, तो हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें कम समझ में आ रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे एक बेसिक समझ बनेगी 2 3 दिन में, तो आप पाओगे, तो आप देखोगे कि बहुत इंटरेस्ट इसमें आपको आएगा और ये बहुत काम की चीज़ है ना। जैसे जब पहली पहली बार भैया तुम लड़कियां जब लड़कों को देखने जाएंगी या लड़के वाले लड़की को देखने जाती हैं या जब देखने जाते हैं तो पहली बार में कुछ भी बात नहीं करते हैं ना, बिल्कुल चुप से बैठे रहते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है और जब 6 7 महीने या 1 आध साल या 5 साल हो जाती हैं, फिर देखो भाई साहब, चुप कराए से कोई चुप नहीं होता, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही आप समझ सकते हो कि अब पहला दिन है ना, पहली मुलाकात है, तुम्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा है। लेकिन 2 3 दिन में जब आप घुल मिल जाओगे इसकी हर एक चीज़ से, तो फिर एक सीक्वेंस की तरह से आप चलने लगोगे बड़े प्यार से, और हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। और फिर ये पीछे की भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब आप कोई मूवी देखते हैं तो कुछ मूवी सस्पेंस वाली होती हैं, मतलब इंटरवल हो गया और हमें समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है इस मूवी में। लेकिन इंटरवल के बाद एक ऐसा ट्विस्ट आता है, उस ट्विस्ट से पूरी फिल्म क्लियर हो जाती है। अच्छा ये चीज़ इसलिए हुई थी, अच्छा ये इसका बेटा था, अच्छा ये इसकी सास थी, अरे वाह क्या मूवी थी, है ना। तो उसके लिए पेशेंस रखना होगा, उसके लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। इसी तरह से आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर कुछ 19 भी समझ में आया है तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आगे, ठीक है। सर आप डीप चले जाते हो, तो भैया डीप चले जाते हो तो ये तो फायदे वाली बात है, नुकसान वाली बात है? खुद से पूछो। ये अगर कोई कह दे कि ये नुकसान वाली बात है तो मैं डीप जाना बंद कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
और देखेंगे एक शब्द होता है हमारा एमएस एक्सेल से ही संबंधित वर्कबुक। एमएस एक्सेल से रिलेटेड एक शब्द होता है हमारा वर्कबुक। तो वर्कबुक क्या होता है? जिस प्रकार से एमएस वर्ड की फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं, है ना। जिस प्रकार से एमएस वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसे हम वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वर्कबुक कहते हैं। तो यह एक एक्सेल फाइल होती है जिसके अंदर कई वर्कशीट होती हैं जिनमें डेटा स्टोर किया जाता है। मतलब एमएस वर्ड की जो फाइल है उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है? डॉक्यूमेंट के अंदर पेज होते हैं। वैसे ही एमएस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, और वर्कबुक के जो पेज होंगे उन्हें हम वर्कशीट कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वर्कशीट कहते हैं। ठीक है भाई, चलो इसके बाद वर्कबुक क्या होती है? तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट क्या कहलाएगी? वर्कबुक कहलाती है। या कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट क्या कहलाती है? वर्कबुक कहलाती है। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ पेजेस क्या कहलाएगा आपका? तो कलेक्शन ऑफ पेजेस डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर पेज है तो पेजेस का कलेक्शन डॉक्यूमेंट है। वैसे ही वर्कबुक के अंदर वर्कशीट या फिर हमारी क्या है? स्प्रेडशीट है। तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट या फिर कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट आर कॉल्ड क्या कहलाएगी? आपकी वर्कबुक कहलाएगी। ओके। एमएस एक्सेल में किसी फाइल को डिफॉल्ट किस नाम से सेव किया जाता है? तो याद रखना, बुक 1 के नाम से। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे एमएस वर्ड में किसी फाइल को जब हमने कुछ भी सेव नहीं किया, है ना, जब हमने एमएस वर्ड में किसी फाइल को कोई भी नाम नहीं दिया तो एक टेम्परेरी नाम उसे दिया जाता है डॉक्यूमेंट 1, है ना। तो उसे एक टेम्परेरी नाम दिया जाता है डॉक्यूमेंट 1। तो आप देखोगे कि यहाँ पर वैसे ही एमएस एक्सेल की फाइल को अगर हम कोई नाम नहीं देते तो इसका एक टेम्परेरी नाम क्या होता है? वो होता है हमारा बुक 1। क्या होता है? वो होता है हमारा बुक 1। इसका प्रयोग रो एंड कॉलम की सहायता से सेल्स को अलग करने के लिए किया जाता है। एक शब्द होता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का क्या मतलब है? तो इसका प्रयोग रो एंड कॉलम की सहायता से सेल्स को अलग अलग करके दिखाने के लिए किया जाता है। क्या मतलब है जी? अब दोबारा आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और देखेंगे कि एमएस एक्सेल में अगर फाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं किया गया है तो बाय डिफॉल्ट बुक 1 के नाम से वो फाइल सेव की जाती है। मतलब बाय डिफॉल्ट बुक 1 एक टेम्परेरी नाम वहां पर होता है। अगर आपने कोई फाइल बुक 1 के नाम से सेव कर दी तो फिर अपने आप क्या होगा? वो बुक 2 आपकी अगली फाइल सेव होगी। बुक 2 के नाम से भी कर दी तो अपने आप फिर बुक 3 आ जाएगा, बुक 4 आ जाएगा। ऐसे ये नंबर आपका बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल ये एमएस वर्ड की तरह है, जैसे डॉक्यूमेंट 1 था वहां पर, यहाँ पर बुक 1 है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपका इन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब एमएस वर्ड को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब एक शब्द यूज होता है हमारे एमएस एक्सेल में बार बार, सेल। अब ये सेल क्या चीज है आपकी, है ना। हम यहाँ पर देखेंगे कि एक शब्द आपका यूज होता है एमएस एक्सेल में, सेल। तो ये सेल होता क्या है? तो समझिएगा कि एमएस एक्सेल वर्कशीट पंक्ति और स्तंभ में बनी होती है। यानी कि जो एमएस एक्सेल होता है इसकी जो वर्कशीट है ये पंक्ति होती है इस तरह से, ये कॉलम होते हैं, ठीक है। और सॉरी, ये रो होती हैं, रो। और ये हमारी कॉलम होते हैं, और ये जो मैं अब लाइन खींच रहा हूं ये हमारी क्या होती हैं? ये रो होती हैं, ठीक है। हिंदी में कॉलम को स्तंभ कहते हैं और रो को पंक्ति कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो ये तो हमारे कॉलम हैं, ठीक है, और ये हमारी रो है। तो यही बात लिखिए कि एमएस एक्सेल पंक्ति और रो से बना होता है। पंक्ति और स्तंभ का विभाजन, जो पंक्ति और स्तंभ जहां पर भी कट रहे हैं आपस में, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम सेल कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम यहाँ पर सेल कह रहे होते हैं। तो पंक्ति और स्तंभ का विभाजन सेल कहलाता है। पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन एक सेल बनाता है। स्प्रेडशीट के ग्रिड में प्रत्येक व्यक्तिगत बॉक्स को सेल कहते हैं। ये अलग अलग 3 स्क्रीनशॉट हैं। ये अलग अलग तीन लाइनें हैं आपकी, 3 स्टेटमेंट हैं आपके अलग अलग, जो कि सेल को लेकर के हैं। इनमें से कोई भी एक पूछा जाएगा। एमएस एक्सेल वर्कशीट इज मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम। द डिवीजन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल।
क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा द डिवीजन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड क्या, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम फॉर्म्स अ सेल, ईच इंडिविजुअल बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट ग्रिड इज कॉल्ड सेल। ठीक है, तो यही बात देखो यहां पर फिर से लिखी है आपकी, कौन सी, है ना, को सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बनने वाले बॉक्स को सेल कहा जाता है। खाना खाना यानी कि बॉक्स। द बॉक्स मेड बाय कटिंग ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। एमएस एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। और एक्सेल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो भी हमारी सेल ही होती है। आप देख सकते हैं जैसे ये एक कॉलम है और ये एक रो है, तो इस कॉलम और रो के मिलने से जो ये एक बॉक्स बनता है, इस कॉलम और रो के मिलने से जो ये एक बॉक्स बनता है, इसी बॉक्स को हम सेल कहते हैं, है ना। इन्हीं बॉक्स को हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे बॉक्स जितने बन रहे हैं प्रत्येक क्या है, ये अपने आप में एक सेल है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे एक और लास्ट चीज, सेल पॉइंटर क्या चीज होती है। तो एक्सेल में कर्सर को सेल पॉइंटर कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा एक सेल को इंगित करता है। तो अगर आपसे पूछे एक्सेल में सेल पॉइंटर क्या है, तो कर्सर को ही सेल पॉइंटर कहा जाता है। अब जो भी बातें बहुत थोड़ी सी मैंने आपको आज की क्लास में बताई, मैं इनको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, आप परेशान ना हो। ठीक है, एक बार जो भी चीज़ें मैंने आपको आज की क्लास में बताई हैं, वो सभी चीज़ें मैं आपको क्या करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल दोबारा और शुरू से सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। एम एस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, वैसे ही एम एस एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और इसका प्रयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए ही किया जाता है। ये कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम हैं आपके अलग अलग। फिर जो पहला स्प्रेडशीट था उसका नाम विजी काल्क था। फिर 1982 में आपका माइक्रोसॉफ्ट ने मल्टीप्लान बनाया जो कि फ्लॉप हो गया। फिर 1985 में एक्सेल का पहला वर्जन आपका लॉन्च हुआ और 1987 में आपका दूसरा वर्जन विंडोज के लिए आपका लॉन्च हुआ। ठीक है, चले, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है या कौन कौन से वर्जन हैं। तो पहला वर्जन 1985 में आया, आपका 11वां वर्जन 2003 में आया, 12वां वर्जन आपका 2007 में आया। तो यहाँ पर मैंने आपको इनके कुछ वर्जन के बारे में बताया। फिर हम बात करेंगे एक्सटेंशन नेम की, कि कौन कौन से हमारे एक्सटेंशन नेम हैं। तो हम कहेंगे एम एस एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन पूछेगा तो .xls, 2003 के बाद का कोई भी वर्जन पूछेगा तो .xlsx। अगर एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक का पूछेगा तो .xlsm। ठीक है, मैक्रो अनेबल वर्कबुक। ठीक है, एक्सेल अनेबल्ड एड इन का पूछेगा तो .xlam, और एक्सेल मैक्रो टेम्पलेट का पूछेगा तो .xltm। अब याद करने के जुगाड़, टेम्पलेट लिखा है तो टेम्पलेट से टी हो गया, मैक्रो लिखा है तो एम हो गया। तो इस प्रकार से आप यहां पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, रन कमांड के माध्यम से, वहां पर सिर्फ एक्सेल कमांड देनी होगी। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और वर्कबुक क्या होता है। तो जैसे एमएस वर्ड में फाइल होती, डॉक्यूमेंट, फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से, है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से हम यहाँ पर एम एस एक्सेल फाइल होती है जिसके अंदर कई वर्कशीट होती हैं जिनमें डेटा स्टोर किया जाता है। वर्कबुक अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, अ कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट। एम एस एक्सेल में किसी फाइल को डिफॉल्ट रूप से बुक 1 के नाम से हम सेव कर रहे होते हैं। और सेल क्या होती है, तो जहां पर आपकी रो और कॉलम के मिलने से क्या बनती है, आपकी एक सेल बन जाती है। और सेल ही हमारी एम एस एक्सेल की एक सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या होती है, सेल ही हमारी यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट होती है। ये थी आपकी आज की क्लास, है ना। ठीक है जी, ये थी आपकी आज की क्लास। ये क्लास अब आपकी कल क्लास नहीं होगी, नहीं तो कल आपकी क्विज होगी, उसे आप करिएगा। फिर इस क्लास से जरूर जुड़िएगा 16 तारीख को। अब हमारी क्लास एम एस एक्सेल का नेक्स्ट पार्ट होगी 17 तारीख को, यानी कि सोमवार को शाम 4 बजे। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनेंगे सभी दोस्त 1 मिनट के लिए, वो ये
कि प्लीज़ लाइव क्लास में परेशान मत किया करो, है ना। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हो सकता है जो परेशान कर रहे थे वो चले भी गए हों, और जो इतनी देर से परेशान थे उनकी बात का मैं जवाब देने वाला हूँ, लेकिन वो चले ही गए। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो आपकी एज है वो 1 जुलाई 2025 से काउंट होगी। बाकी ये सभी जानकारी अंकित सर वीडियो बनाकर दे चुके हैं, तो उन वीडियोस को देखो, यूट्यूब खंगालो, गूगल खंगालो, जो भी आपके डाउट होते हैं ना, छोटे मोटे डाउट, उन्हें वहां पे खत्म कर लिया करो प्लीज। यहाँ पे आप एक बात को कॉपी पेस्ट करके और आप लगातार अपनी क्लास खराब मत किया करो। जैसे मैंने जब बताया मैं कुंभ होके आया हूँ, तो एक लड़के ने 4 दिन, सर वहां पे मोनालिसा मिली तुम्हें, और ये चीज 4 दिन जब से क्लास चालू होती थी तब से लेके लास्ट तक पूरे 4 दिन उसने कॉपी पेस्ट की। क्या वो भाई अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस है? हो सकता है सीरियस हो, लेकिन उसकी हरकतों से तो नहीं लगता। और सीरियस होने के बाद भी अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का, है ना। तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें, क्लास को पूरा फोकस के साथ देखा करें। जो भी आपके कमेंट हैं उन्हें आप जरूर करें, लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर आपका टेलीग्राम डाउट ग्रुप है वहाँ पर हमारी कॉलिंग टीम को टेलीग्राम डाउट ग्रुप में रिप्लाई हो सकता है आपको लेट मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। दिन में 500 मैसेज प्लस हो जाते हैं हमें टैग, तो सबके रिप्लाई एक दिन में कर पाना संभव नहीं है। बट आप देखते होंगे कि आपने 4 दिन पहले मैसेज भेजा था, उसका रिप्लाई मैं आज कर रहा हूँ, तो मैं रिप्लाई सभी के करता हूँ और करूँगा भी, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है कि आज 14 फरवरी 2025 है, और आज से ठीक 6 साल पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में हमारे देश के हमारे हमारे वीर जवान 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। तो उन सभी को नमन है, हमें याद रखना चाहिए उन सभी के बलिदानों को, जिनकी वजह से हम अपने घर पर महफूज हैं, अब हम और हमारा परिवार महफूज है ना। उनके बलिदानों को सोचिए, उन परिवारों पर क्या बीतती होगी जिन्होंने अपने लाल, जिन्होंने अपने पिता, जिन्होंने अपना भाई खोया होगा। उनके लिए ये दिन एक ब्लैक डे से कम नहीं है, और हमारे लिए भी एक ब्लैक डे से कम नहीं है, क्योंकि वो हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं, हम हमारा ही परिवार है, ठीक है। तो बिल्कुल जिस प्रकार आप अपने बर्थडे वाले दिन अपने अपने दोस्तों के बर्थडे को याद रखते हो, है ना, उसी प्रकार से हमें अपने भाइयों के इस दिन को भी हमें याद रखना चाहिए, और उन्हें याद करना चाहिए। एटलीस्ट पूरी साल में एक दिन तो हम उन्हें याद कर ही सकते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को का बलिदान कर दिया हम लोगों के खातिर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे सोमवार को एक नई मतलब संडे को इस क्लास में, और फिर सोमवार को एक नई क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी टेलीग्राम डॉट ग्रुप में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे। ख्याल रखिए अपना, अपनों का, खुश रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, है ना, और थोड़ी सी समझदारी लाइए, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।